इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात कतई शुद्ध भारतीय लैंग्वेज में बकवास है, बकवास है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद बातें हो रही हैं, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि जहाँ पे भी होंगे आप सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट, आज हम बात करने वाले हैं इस सदी के सबसे महान विचारक, सबसे महान दार्शनिक, सबसे महान शिक्षाविद श्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक शो के बारे में। शो क्या था, अभी हाल ही के कुछ दिनों पहले काफ़ी न्यूज़ में रहा था। क्या था? परीक्षा पर चर्चा। आपने शायद आप में से मैक्सिमम मेजॉरिटी ने देखा होगा वो परीक्षा पे चर्चा शो, ठीक है। तो ये एक धारावाहिक था जिसको परीक्षा पे चर्चा का नाम दिया गया था, और इसमें हमारे डियर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्टूडेंट्स को बहुत से टिप्स दिए थे। स्पेशली स्टूडेंट का मतलब है उनके लिए बोर्ड देने वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी उनकी एज 18 ईयर्स के ऑलमोस्ट नीचे ही रहती है, तो बोर्ड देने वाले स्टूडेंट उनके लिए स्टूडेंट है, बाकी तो पता ही है सबको। तो दरअसल उन्होंने बहुत से टिप्स दिए थे और अच्छी अच्छी बातें भी कही थी, ठीक है। उन्होंने बहुत से अच्छी अच्छी बातें कही थी, लेकिन डियर स्टूडेंट्स उन्होंने बच्चों को 2-3 कुछ ऐसे टिप्स दिए थे ना, जो बच्चों के लिए एक सुसाइडल अटेम्प्ट तक हो सकता है। सुसाइडल अटेम्प्ट का मतलब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो बहुत ही खतरनाक, या फिर शुद्ध हिंदी भाषा में बोले तो बकवास टिप्स कहेंगे हम बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो सर ने दिया था। हो सकता है कि सर ने जो टिप्स दिए हैं ये 2-3, वो उनके पॉलिटिक्स और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो जिस हिसाब से वो प्रशासन चलाते हैं उसमें वो सक्सेसफुल रहा होगा। मैं से क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, सर की पॉइंट ऑफ व्यू से, सर के फील्ड में वो सक्सेसफुल रहा होगा, लेकिन एज अ बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। ये शुद्ध बकवास है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप देख लीजिए, मैं क्यों कह रहा हूँ उनके टिप्स के बारे में ऐसा। तो उनका पहला टिप्स था, मैं क्या बोलूँ आप खुद ही देख लीजिए। मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। जब कठिन सवाल को पहले अटेम्प्ट कर लेंगे तो सरल तो और भी सरल हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? जब कठिन टफ क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लोगे तो सरल और भी सरल हो जाएगा। इनका कहने का मतलब है, सपोज आपके बोर्ड एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आए, 30 क्वेश्चंस, आप उन 30 क्वेश्चंस में से सबसे पहले जाकर के सबसे डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन उठाओगे और डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को जाके सॉल्व करोगे और वो सॉल्व हो जाएगा। फिर आप जाओगे अदर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऐसा सर बोल रहे हैं। बट आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकली सुनने में तो अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिकली ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, बोर्ड स्टूडेंट के लिए ना, जब वो क्लासरूम में जाता है जहाँ पे उसे अपने पेपर्स लिखने हैं, सबसे बड़ा टास्क होता है अपने आप को आसपास के एनवायरनमेंट के साथ अनुकूल बनाना, एनवायरनमेंट के साथ चलना। मतलब हम फैमिलियर नहीं होते हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर के साथ, हम उस टेबल के साथ, मेज के साथ, उस माहौल के साथ, उस एग्ज़ाम पेपर के साथ। हमने कितने ही मॉडल पेपर दे लिए हों बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, लेकिन वो जो रियल पेपर होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है, उसका खौफ अलग होता है। तो हम फैमिलियर नहीं होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे मतलब कहते हैं ना डर होता है। और अपने आप को फैमिलियर बनाने के लिए, उस बोर्ड एग्ज़ाम के साथ हमें अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए कम से कम 30 से 35 मिनट लगते हैं। और 30 से 35 मिनट भी कब? जब वो 30 से 35 मिनट पॉजिटिव हों। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? मैं सर का एग्जांपल देता हूँ। सर ने जो कहा उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सर बोल रहे हैं कि सबसे पहले टफ उठाओ, ठीक है। हम गए एग्जामिनेशन सेंटर में, पहले तो हम कंफर्टेबल नहीं हैं, हमारे अंदर डर है, हम थोड़ा भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, और जाते ही हमने टफ क्वेश्चन उठा लिया। अब टफ क्वेश्चन उठाएगा, क्या हमारा दिमाग पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? रिस्क ज़्यादा है ना, तो नेगेटिव रहेगा। पहले से ही डर है, पहले ही आप कंफर्टेबल नहीं हो, उसके ऊपर से ऐसा रिस्की क्वेश्चन उठा लिया आपने। शुरू के 10 से 15 मिनट गए उसमें, 10 से 15 मिनट गए। एक तो पहले से वो टफ था,
और ऊपर से आप कंफर्टेबल नहीं हो एग्जामिनेशन सेंटर के साथ, तो ऐसे टाइम में दिल और दिमाग दोनों में से कोई काम नहीं करेगा। और 10 से 15 मिनट लगाने के बाद भी आपको कोई अच्छा आउटपुट नहीं मिलने वाला है। आप अगर बोर्ड स्टूडेंट हो तो बोर्ड स्टूडेंट्स, स्पेशली अगर आप 10th वाले हो, 12th वालों ने तो एक बार झेल लिया होता है 10th का बोर्ड, 10th वाले हो तो मैं आपको यही 2 चीज़ कहूँगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन सेंटर में आपको इन 2 चीज़ों से सबसे पहले उभरना होता है। पहला, एग्जामिनेशन सेंटर के साथ कंफर्टेबल फील करना, उस माहौल को भांप लेना, अपने अनुकूल बना लेना, अपने साथ बना लेना। और दूसरा होता है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन करने की स्ट्रैटेजी। सर बोल रहे हैं कि पहले जाओ टफ क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, आप गए 10 से 15 मिनट में आपने टफ क्वेश्चन उठाया, सॉल्व करने लगे, 90% चांसेस कि नहीं कर पाओगे सॉल्व। तो होगा क्या, 15 मिनट गए आपको ऐसा लगेगा कि आप, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपने टफ क्वेश्चन उठा लिया है, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो 3 घंटे बचे हैं यार, 3 घंटे 3 आवर्स बचे हैं, तो हम आराम से करेंगे। अब जब पहले ही क्वेश्चन आप टफ क्वेश्चन उठाओगे ना, पहला ही टफ क्वेश्चन उठाओगे, तो टफ क्वेश्चन आपका ईगो बन जाएगा, और उस ईगो के चक्कर में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन नहीं कर पाओगे आप, जो कि बहुत ज़रूरी होता है बोर्ड एग्जाम में। शायद इन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा समझाया नहीं जाता है, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी, आप इन बातों को बहुत ध्यान से सुनो। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन करना है, और पहले ही टफ क्वेश्चन उठाओगे ना तो 15 मिनट तो गए और कुछ मिलेगा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगेगा, तो गए फिर आपके। स्टार्टिंग का 1 घंटा बिगड़ा, पहले से आप कंफर्टेबल नहीं हो एग्जामिनेशन सेंटर के साथ, उस माहौल के साथ। 1 घंटा बीत जाएगा, टफ क्वेश्चन करते रह जाओगे, और 1 घंटे बाद भी आप कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे, तो दूसरा और तीसरा घंटा भी ऐसे जाएगा, और मिलेगा क्या बाद में। हाँ, मेरी राय क्या है, मेरी राय यही है कि जो आप अभी तक करते आए उसी को फॉलो करो। कुछ इतना बड़ा टिप्स नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये चीज़ आप बचपन से फॉलो कर रहे हो। क्या है, सिंपल सा मेरे अकॉर्डिंग क्या है, आप जाओ एग्जामिनेशन सेंटर में, सवाल को, क्वेश्चंस को सीरीज के साथ सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। सपोज 5th क्वेश्चन ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं ना जो हमें समझ में नहीं आते, कि क्वेश्चंस तो हमें पता है कि हमें इसका आंसर पता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि इसे स्टार्ट कैसे करना है, पहली लाइन क्या लिखनी है। पहली लाइन लिख दिया, बाद पे तो फिर रामायण, रामचरितमानस सब लिख लोगे आप, भागवत गीता सब लिख दोगे, बस पहला लाइन याद नहीं आता है। ओके, तो आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 5th नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 5th नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 5th को स्किप करो, 6th में पहुंचो, 7th में पहुंचो। अब जो आपने 5th वाला छोड़ा हुआ है उसे पेंसिल लो, पेन नहीं, पेन कभी नहीं, पेंसिल लो, हल्का सा टिक कर लो, ताकि जब पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं तो आप अगेन अगर क्वेश्चन पेपर को देखो तो आपको पता रहे कि मैंने 5th वाला छोड़ा हुआ था, तो आप उसे सॉल्व कर लो। तो 5th को पेंसिल लेकर टिक कर लो, फिर 6, 7, 8 बढ़ो, फिर आ गई। अगर सपोज 11th क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 11th को स्किप करो, 12th पे बढ़ो, फिर 11th पे टिक करो। ऐसे करते करते स्टार्टिंग के 2 घंटे में, 2 आवर्स में आपके 90 to 95 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 5% क्वेश्चन बचे या 10% क्वेश्चन बचे हैं, और आपके पास 1 घंटा पूरा है, 1 आवर पूरा है, क्योंकि आप स्टार्टिंग के 30 से 35 मिनट में सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते गए, तो 30 से 35 मिनट में आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आई, और क्योंकि पॉजिटिविटी आ गई तो अब आप एग्जामिनेशन सेंटर के साथ, उस माहौल के साथ, उस एग्जामिनेशन जो पेपर है, एग्ज़ाम पेपर है, उसके साथ कंफर्टेबल हो चुके हो। अब आपको वो माहौल ठीक लगने लगा है, तो अब आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, आपने 1 घंटा बिता दिया, 2 घंटा बिता दिया, और लास्ट का जो 1 घंटा बचा, 60 मिनट्स बचे, उसमें आपने सिर्फ टफ क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं। तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी है, सब कुछ आपके अनुकूल है, तो चांसेस हैं 70 to 80% चांसेस है कि जो क्वेश्चन अभी तक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा था, या फिर जो क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे पहला लाइन याद नहीं आ रहा है, उन्हें भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे, और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट गेन कर लोगे। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम, क्योंकि 90% क्वेश्चन पहले निपटा दिया, लास्ट के 1 घंटे में निपटा दो। 1 घंटा क्यों, आधा घंटा भी काफ़ी होता है, सफिशेंट होता है। होते ही कितने टफ क्वेश्चन, 2-3 होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, उनमें भी अच्छा खासा। मिनिमम में मैक्सिमम आउटपुट मिल गया।
तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, और ये स्ट्रेटेजी आप बचपन से फॉलो करते आ रहे होंगे, नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। और प्लीज़ इन बातों से बच के रहना कि जो पहले कठिन अटैम्प्ट किया, मतलब ये तो वही बात हो गया ना कि डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पियो और कूद जाओ नीचे खाई पे से, पहाड़ पे से कूद जाओ नीचे। ये तो यही एक बच्चों साई-फाई मूवी टाइप की बात हुई। नहीं, कभी ये रूल फॉलो मत करना। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, दूसरी टिप्स क्या दी, खुद सुन लीजिए आप। स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सभी विषयों में बराबर बराबर। आपके पास पढ़ाई के लिए 2 घंटे हैं तो उन घंटों में हर सब्जेक्ट को समान भाव से पढ़िए, अपने समय को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करिए। अपने समय को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, समानता का अधिकार। ये सब सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बोर्ड स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। इनके कहने का क्या मतलब है, इनका कहने का मतलब ये है कि सपोज आप मैथ या बायोलॉजी या कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हो। सपोज मैं मैथ का एग्जांपल लेता हूँ, आपके सब्जेक्ट हुए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देना है। मतलब 1 आवर्स अगर आप इंग्लिश और हिंदी पढ़ने में दे रहे हो तो वही 1 आवर्स आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को पढ़ने में दोगे। होता है कभी ऐसा? नहीं ना। तो मतलब क्या मतलब था ये बोलने का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम? अगेन यही कहूँगा, ये इनके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दुनिया में ये पॉसिबल है, लेकिन एक बोर्ड स्टूडेंट के स्ट्रेटेजी के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के स्ट्रेटेजी के लिए ये नहीं है ठीक। सीधी सी बात है, जो अभी तक आप करते आए हो वही करो। कोई इतना बड़ा कोई टिप्स कोई बाहर से नहीं आके दे देगा। आप क्या करते आए हो अभी तक, जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है आप उसको सबसे ज़्यादा समय देते हो। तो जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है आप उसको सबसे ज़्यादा समय देते हो, तो वही देते हो ना। सपोज आपको केमिस्ट्री टफ लग रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको टफ लग रही है, आपको अकाउंट टफ लग रहा है, आप आर्ट्स वाले आपको हिस्ट्री टफ लग रही है, आप बायो वाले आपको केमिस्ट्री टफ लग रही है। बायो वालों को केमिस्ट्री वैसे टफ लगती नहीं है, बायो वालों को फिजिक्स टफ लगती है वैसे नॉर्मली। तो आप उन पर ज़्यादा समय दो। और रही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे तो हो गया तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स। और रही हिंदी इंग्लिश की बात ना, तो हिंदी इंग्लिश यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। मैं भी जब था बोर्ड में और जब आप भी हो, तो हम हिंदी इंग्लिश को लास्ट के बोर्ड के जो 1 वीक बचता है ना, शायद उसमें भी नहीं, 1 वीक में या फिर बोर्ड में जो गैपिंग होता है हिंदी और इंग्लिश के बीच, इतने दिनों का गैप, उसमें पढ़ते थे। 1 हफ्ता काफ़ी होता है हिंदी इंग्लिश। 1 हफ्ता तो छोड़ो, मैं ज़्यादा ही, अगर बहुत लोगों को 1 हफ्ता काफ़ी, 1 महीना काफ़ी है हिंदी इंग्लिश के। लास्ट के स्टार्टिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या अपने जो कॉमर्स के टफ सब्जेक्ट हैं या फिर आपके आर्ट्स के जो टफ सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उन्हें निपटाओ। जो ईजी है उन्हें बाद के लिए छोड़ दो। तो सिंपल है, ये स्ट्रेटेजी कुछ नहीं तो है नहीं। ये आप आज तक यही करते आए थे, जो टफ है उसे पहले सॉल्व करते थे, जो आसान है उसे बाद में। लेकिन याद रखना, परसेंटेज यही बनाते हैं हिंदी और इंग्लिश। इतना भी स्किप मत कर देना कि बिल्कुल छोड़ के जा रहे हो। लेकिन हाँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात कतई शुद्ध भारतीय लैंग्वेज में बकवास है, बकवास है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रियली। तो ये 2 बातें थी, उन्होंने जो टिप्स दिए थे महान बेचारा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ किसी को। इन्होंने दरअसल अपने टाइम पे जब जी और एडवांस दिया होगा, आईआईटी का अपना लिखा होगा, हिमालय पे बैठ के आईआईटी का पेपर दिया होगा इन्होंने, तो उनको एक्सपीरियंस मिला होगा और उन्हीं एक्सपीरियंस के बदौलत वो आपको ज्ञान देने आ रहे हैं। कहते हैं ना, मतलब भारत में या दुनिया में कहीं पे भी ज्ञान देने वाले बहुत आते हैं, लेना कोई नहीं चाहता, देने वाले बहुत आते हैं। खैर छोड़ो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। फिलहाल पढ़िए अच्छे से आप। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ओके, गुड बाय, बी सेफ।